सो हेलो एवरीवन, दिस इज जलज एंड यू आर वाचिंग जीपी एजुकेशन हब। यहाँ मिलेगा आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अभी रिसेंटली 25 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th का साइंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन पेपर आज हम थॉरोली ऑब्जर्व करने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर था। अब देखिए, ये क्लास किसके लिए हेल्पफुल है? ये क्लास उत्तराखंड बोर्ड वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे उत्तराखंड बोर्ड सीबीएसई पैटर्न को कॉपी कर रहा है। एसएसएन रीजनिंग इस बार नए आ चुके हैं साइंस में, और इवन केस स्टडी भी आ गया है। तो सीबीएसई के इस क्वेश्चन पेपर से हम देखते हैं कि किस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस या किस तरह के लेवल ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है इस बार उत्तराखंड बोर्ड के अंदर भी। ठीक है, तो बिना अपना टाइम वेस्ट करे हुए फटाफट से क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री से सेक्शन सेकंड है, दैट इज बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी प्रिपेयर करवा रखे हैं। बहुत ज्यादा कोई बहुत हार्ड बहुत मुश्किल क्वेश्चन पेपर तो नहीं था। पहला क्वेश्चन है, अगर व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिंक की रिएक्शन किससे हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो रही है। तो इस कंडीशन पे भाई किसका फॉर्मेशन होता है? देखो, बहुत कम मेटल्स हैं पहली बात तो जिनके साथ कोई बेस रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जिंक के केस में क्या होता है? Zn प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पहले भी बताया था किसका फॉर्मेशन करता है? सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO2 का। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये तो आपको पहले भी बताया गया। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्लियरली किस पे मेंशन कर देंगे हम? सोडियम जिंकेट, ये है ऑप्शन सी। अब नीचे क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सेटअप दे रखा है। ठीक है, एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर मतलब आप बीकर मान लीजिए, बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन रखा गया है। सॉल्यूशन के बीच में एक रबर कॉर्क है। रबर कॉर्क पे क्या रखी गई है? 2 आयरन नेल्स को अटकाया गया है। ठीक है, आपको ये एरिया दिख रहा होगा, ये 2 आयरन नेल्स को रखा गया है, नीचे रबर कॉर्क है। ठीक है, और एक बीकर है, उसके अंदर हमने कोई सॉल्यूशन डालना है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसके बाद बस एक सर्किट बना रखा है जिसमें बैटरी है, बल्ब है और स्विच है। अब आप देखो तो हर सर्किट में सारी चीजें सेम है सिवाय एक चीज के। एक में ग्लूकोज सॉल्यूशन है, एक में अल्कोहल सॉल्यूशन है, और एक में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो अब आपने बताना है इन विच केस और केसेस विल द बल्ब ग्लो कंसिडरिंग दैट ऑल द अदर कनेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर कंप्लीट एंड वर्किंग। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस कंडीशन पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, या फिर बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो भाई कुछ बातों को बहुत क्लियरली समझ लो। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स वाले खासकर देख लो भाई, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये वाटर के साथ आयनाइज नहीं होते। और अगर हम देखें तो वाटर भी क्या होता है भाई? वाटर भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है अगर वो अपने प्योर फॉर्म पे है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब। अब यही से समझते हैं कि ग्लूकोज सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं, मतलब ग्लूकोज वो वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो भाई वाटर तो प्योर होगा, डिस्टिल्ड होगा, और ग्लूकोज भाई कोवेलेंट कंपाउंड है तो आयनाइज नहीं होगा। आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। अल्कोहल की बात करें, ये भी भाई एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये भी आयनाइज नहीं होगा वाटर के साथ, और यहाँ पर भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से यहाँ पर आयोनाइजेशन हो जाता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वाटर के कांटेक्ट में आते ही। ठीक है, पता ही एसिड आयोनाइज होता है वाटर के साथ आते में। अब क्योंकि यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हो गया, और यही आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में हेल्पफुल होता है, तो हमारे थर्ड केस में क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा। फर्स्ट और सेकंड में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो कौन सा होगा? केस थर्ड ओनली होगा। ठीक है, चलिए फिर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर इज। देखो, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वहां पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स का फॉर्मेशन होता है। वही बबल्स कैल्शियम के सरफेस से चिपक जाते हैं और कैल्शियम को वाटर में लिफ्ट करने लगते हैं, ऊपर की तरफ आ जाता है कैल्शियम। ये था कॉन्सेप्ट। अब इसने क्या पूछा है कि लेस वायलेंट होती है बट द हीट इवॉल्व इज सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। अब देखो, कैल्शियम के केस में, कैल्शियम को अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो उसके केस में उसमें कभी भी आग नहीं पकड़ती है, इट डजंट कैच फायर, मतलब इतना ज्यादा हीट इवोल्यूशन वहां पर नहीं होता है। ठीक है, तो लेस वायलेंट तो होती है, पर ऐसा भी नहीं होता कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो फायर कैच कर जाए। फिर दूसरा पूछा उसने, वेरी वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक एंड हाइड्रोजन कैचेस फायर। भाई हाइड्रोजन फायर कैच नहीं करती है, हमें कैल्शियम के केस में फ्लेम
फ्लेम का फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिखता है। तो ये कैच फायर वाले केसेस तो हमारे पहले ही गलत हो गए, नहीं, इन पे बिल्कुल नहीं जाना है। फिर एक्सोथर्मिक बट द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। भाई ये परफेक्ट लग रहा है, एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, थोड़ा बहुत हीट इवॉल्व होता है वहां, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच कर ले। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। यहाँ पर स्लो नहीं होती है, स्लो एंड एंडोथर्मिक बिल्कुल नहीं लिख सकते। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन याद दिलाता हूं, हाइड्रोजन का एडिशन किया था निकेल और पैलेडियम जैसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। याद क्या रखना है, एडिशन रिएक्शन होती है किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, CnH2n या फिर CnH2n माइनस। अब आप ये दोनों जनरल फॉर्मूलास कंपेयर कर लो। ठीक है, पहला वाला तो भाई ब्यूटेन है, एल्केन है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, C4H8 भाई ब्यूटीन, CnH2n ये फिक्स हो गया, यही अनसेचुरेटेड, उसके नीचे वाला भी सेचुरेटेड है, उसके नीचे वाला भी क्या सेचुरेटेड है, तो ये किस में होती है, सिर्फ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। तो भाई C4H8 आपका सही आंसर हो गया। फिर यहां पर एक रिएक्शन है, ठीक है, KI, यहीं पे कर देते हैं इसको। आपने देखो वेरिएबल मेथड अगर यूज करी होगी ना कभी बैलेंसिंग के लिए, बस वेरिएबल मेथड का यूज करके यहाँ पर आपने x और y की वैल्यू बतानी है। अब वेरिएबल मेथड कैसे यूज करते हैं शॉर्ट में समझ जाएंगे। आपने दोनों साइड सिमिलर एलिमेंट्स को कंपेयर करना होता है और एलिमेंट्स के सामने लिखे हुए वेरिएबल को कंपेयर करना होता है। जैसे अगर मैं KI पोटेशियम आयोडाइड की बात करूं तो यहाँ पोटेशियम के आगे क्या लिखा है, x लिखा है, पोटेशियम कितना है, 1 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1x। अब दूसरी साइड देखो, पोटेशियम का है, पोटेशियम के आगे कौन सा वेरिएबल है, y है, तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए, y होना चाहिए, एक इक्वेशन। ठीक, दूसरा देखो, और x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, i से हो रहा, ठीक है, तो यहां पर x इक्वल्स x सॉरी x इंटू आई को क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। अब x दूसरी साइड देखो, i कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो x कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब अगर x 2 होना चाहिए तो y भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसका मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी भाई, 2 होगी। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। नाउ इन दिस रिएक्शन टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, when we add dilute hydrochloric acid slowly with stirring the change in the color of the solution is due to the formation of। मतलब देखो, अगर हम एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड का में सॉरी एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड को रखा है और उसमें हम क्या डाल ले, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं और स्लोली उसको क्या कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं कि उसके कलर में चेंज आने लगता है। वैसे तो सही बात देखे तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ठीक, तो उसमें चेंज आने लगता है। तो यहां पर चेंज के रिगार्डिंग एक सिंपल सी रिएक्शन देख लो भाई। जब कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, क्या है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, तो CuO की जब हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो फॉर्मेशन होता है CuCl2 का। किसका फॉर्मेशन हुआ, CuCl2, और साथ में किसका फॉर्मेशन हो गया, H2O, ठीक है, ये बनता है। अब यहां पर ये जो कॉपर सेकेंड क्लोराइड है ये ब्लू ग्रीन कलर की होती है, कैसी होती है, ब्लू ग्रीन। ये कौन से कलर का था, ब्लैक कलर का। समझ में आ गया, कलर में चेंज तो आएगा, ब्लैक से क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन होगा, लेकिन ब्लू ग्रीन किसकी वजह से होगा, कॉपर सेकेंड क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से हो जाएगा। तो देखो भाई, कॉपर सेकेंड क्लोराइड का फॉर्मेशन है कहीं, कॉपर फर्स्ट कॉपर सेकेंड ये है, ठीक है, विच इज ब्लू ग्रीन, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये सी वाला हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ए प्लस बी सी गिव्स आउट ए बी प्लस, सॉरी ए सी प्लस बी होता है यहाँ, ए सी प्लस बी।
अब ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? किसी क्या कह रहे हैं, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस लिखा है इसने, नेचुरल गैस का कंबशन भाई करके देख लेते हैं। ठीक है, मीथेन का कंबशन कर दे दिया हमने, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। भाई ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं लग रहा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो आयन सेक्शन मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को एक्सचेंज कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अगर रिएक्शन करें किसी रिएक्टिव मेटल की विद डाइल्यूट एसिड से, चलो इसको भी देख लेते हैं। किसी एक्टिव मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से, हाँ भाई यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा। यहाँ पर जिंक की रिएक्शन किससे हुई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हुई। तो भाई क्लोरीन क्या हो गया, जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसकी जगह कौन आ गया, जिंक आ गया भाई। तो भाई क्या बन गई है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो भाई जो रिएक्शन है जहां पर हम रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से कराते हैं, तो एक इसका एग्जाम्पल है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और आगे चलते हैं, एसर्शन रीजनिंग आई है। इसमें देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, कार्बन की टेंडेंसी होती है ना, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, हमने पढ़ा ही है। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन। ठीक है, करता है, बनाता है, जिसमें एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक्ड रहता है। ठीक, अब रीजन में उसने बोला है दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। उसने बोला कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और काफी स्टेबल बॉन्ड होता है। अब देखो हमारे माइंड में क्या घूमता है कि भाई यहां पर कैटिनेशन आ जाता ना, तो भाई हम बोल सकते थे, लेकिन कैटिनेशन नहीं लिखा उसने यहां। इन्होंने क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया और कैटिनेशन क्यों होता है कार्बन में इतना ज्यादा, वो प्रॉपर्टी यहां पर लिख दी। मतलब कार्बन कार्बन एटम के साथ ही इतने कंबाइन होकर इतनी लंबी चेन क्यों बना सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और काफी स्टेबल बॉन्ड होता है। और इसी की वजह से कार्बन कार्बन के साथ ही कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। तो भाई उसने कैटिनेशन का बेसिक लिख दिया है। ठीक है, और बिल्कुल सही बोला है कि जो रीजन है वो सही है। यहाँ पर कार्बन का जो बॉन्ड होता है कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ, वो काफी स्टेबल बॉन्ड बनता है। तो भाई जो ए है वो भी सही है, जो आर है वो भी सही है, और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यही रीजन है कि कार्बन अपने साथ ही कंबाइन होके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ comments on the following properties of ionic compounds and give reason in support of your answer। सबसे पहला आयनिक कंपाउंड्स की रिगार्डिंग बात करनी है, फिजिकल नेचर की बात करनी है। अब फिजिकल नेचर क्या होता है भाई, कौन सी स्टेट में मिलते हैं भाई, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो भाई ये मिलते हैं अधिकतर सॉलिड स्टेट में। आयनिक कंपाउंड्स किसके फॉर्म पे मिलते हैं, अधिकतर रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म पर होते हैं और क्रिस्टल्स के फॉर्म पर होते हैं। ठीक है, सेकेंडली क्यों होते हैं, सपोर्ट भी तो करना, बताना भी तो है, क्योंकि भाई यहां पर जो इंटरमोलिक्यूलर या इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है यहां पर, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं और सॉलिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मतलब आपको क्या करना है, इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो तोड़ना है। और हमने पहले ही कहा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो भाई जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इनको ब्रेक डाउन करने के लिए और ऐसे कंपाउंड्स को मेल्ट या फिर बॉयल करने के लिए। बात आ गई समझ में, मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गिव रीजंस, पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट विद पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक है दैट इज नोन एज रेंसिडिटी।
जहाँ पे हम बोलते हैं कि ऑयल या फैट कंटेनिंग आइटम्स जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के क्लोज रिएक्शन करते हैं तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है, उनसे स्मेल आने लगती है, इवन पॉइजनस भी हो सकता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी कॉज कर सकता है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो तो जो चिप्स पैकेट होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, क्यों भरते हैं नाइट्रोजन गैस? क्योंकि एक इनर्ट गैस होती है। ठीक है, इनर्ट क्यों है? क्योंकि देखो नाइट्रोजन N2 के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से ही बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ना। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड की होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसको हम इनर्ट गैस कह देते हैं। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन नहीं करती है, मतलब ये फूड आइटम के साथ भी रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, और ऊपर से क्या एक तरह का कुशन जैसा भी प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको चिप्स के अंदर भरते हैं। क्या बोलना है आपने? नॉन रिएक्टिव गैस होती है, बस। नाइट्रोजन गैस कैसी है? नॉन रिएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई बिल्कुल होती है रेस्पिरेशन, सबने तो देखा है। क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज, इसका ही तो ब्रेक डाउन होता है, रेस्पिरेशन यही तो होता है शायद। ठीक है, क्या मिलता है भाई? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इस फॉर्म पर मिलती है, एटीपी के फॉर्म पर। तो भाई एनर्जी रिलीज हो रही ना, तो कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? हाँ, कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड को हमेशा डार्क कलर्ड बोटल्स में रखा जाता है भाई। सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको हमेशा डार्क कलर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसका सनलाइट में आते ही, अगर इस पे सनलाइट पड़ी तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा इसका Ag+Cl2 में। ठीक है, तो सनलाइट आते ही सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन में चले जाते हैं, इसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो डिकम्पोज हो गया तो फिर आपके किसी काम कर रहा नहीं रहा ना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डार्क कलर्स की बोतल में रखते हैं ताकि इस पे सनलाइट ना पड़ पाए। ठीक है, तो बस इतना ही लिख देना है आपने कि AgCl जो होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है, और ये फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर इस पे सनलाइट पड़ जाएगी तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको डार्क कलर की बोतल में रखते हैं। ठीक है, अगला आया 27th क्वेश्चन। फॉर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड इज एडेड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड। ठीक है, तो फिर से वही, ये बहुत रिपीटेड और सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई पानी में एसिड को क्यों डालते हैं, एसिड में पानी क्यों नहीं डालते हैं। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जब हम वाटर में एसिड डालते हैं तो जो हीट रिलीज होती है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंशियल केस होने का जो खतरा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हीट जो इवॉल्व हो रही है वो कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा? वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा अगर हम करें, वहां पर एसिड हो, और एसिड में आप एक ड्रॉप भी गलती से पानी डाल दो, कंसंट्रेटेड एसिड में आपने एक ड्रॉप भी गलती से क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, तो वो पानी ना जाने कितने बॉन्ड्स को तोड़ेगा, और वहां से बहुत ज्यादा एकदम से क्या होगी? हीट इवॉल्व हो जाएगी, जिसको ना ही कंटेनर संभाल पाएगा, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो चाहे वो बीकर हो, नहीं संभाल पाएगा, और वो बाहर की तरफ को स्प्लैश होने लगेगा, छटकने लगेगा। तो वो आपके फेस पे, आपके हैंड्स पर, कहीं पर भी जा सकता है उस टाइप पे, और वो कंसंट्रेटेड एसिड है जो कि आपको क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डाइल्यूशन में हम हमेशा किसका ऐड क्या करते हैं? हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं, ना कि एसिड में वाटर को। ड्राई हाइड्रोक्लोरिक dry hydrogen chloride gas does not turn blue litmus red, whereas dilute hydrochloric acid does। देखो, कोई भी एसिड अपनी केमिकल प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब वो अपने एक्वस फेज में हो, मतलब जब उसमें क्या मिला हो? पानी मिला हो। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर नो एसिड एंड बेस कैन शो देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात कर रहे हैं तो ये तो भाई गैसियस फॉर्म पर है ना, इसमें वाटर नहीं है। वाटर नहीं है तो हाइड्रोजन क्लोराइड में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस भी डिसोसिएट नहीं होंगे। आयंस डिसोसिएट नहीं होंगे तो वो लिटमस में भी कोई भी कलर चेंज नहीं लाएंगे।
लेकिन जैसे ही मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूं तो डाइल्यूशन कैसे किया, उसमें वाटर ऐड डाला ना, वाटर ऐड किया ना। अब वाटर ऐड किया, वैसे ही H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। और फिर इन H पॉजिटिव आयंस ने क्या किया, लिटमस का कलर चेंज कर दिया। तो ड्राई HCl कोई चेंज नहीं लाएगा, और जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो चेंज ले आएगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर वाटर प्रेजेंट है, और वाटर की प्रेजेंस में क्या हुआ, आयोनाइज हुआ, जिसकी वजह से वो अपना इफेक्ट शो कर पा रहा है। देखो, जब हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स की ना, तो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है भाई, बड़ा सिंपल है समझना। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, दैट इज पेंटाहाइड्रेट। तो किसी भी हमारे जो सॉल्ट होते हैं ना, ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट, इनका जो कलर होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो जो कॉपर सल्फेट में भी जो ब्लू कलर आपको देखने को मिल रहा है, वो प्रेजेंस ऑफ 5H2O की वजह से है। जैसे हम इसको हीट करते हैं, ये इवेपोरेट हो जाता है, और क्या बचता है, CuSO4 बचता है, बस अनहाइड्रेट्स फॉर्म में, मतलब इसमें वाटर बिल्कुल नहीं होता। तो इस कंडीशन पे व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो हमने हीट करके क्या कर दिया, वाटर क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। बस आपने इसी चीज को लिखना है वहां। आगे चलते हैं और देखते हैं इसे। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट दी प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो इसमें सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड में ऐड करते हैं वाटर। ये कंबाइनली क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं हम, ब्राइन कहते हैं। फिर इसके एक्वस सॉल्यूशन में से हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही करते हैं तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्लस क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इतनी चीजों का फॉर्मेशन होता है। अब अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं आपको, ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड ये रखा और एक इलेक्ट्रोड ऐसे रखा। ठीक, इसको कर दिया हमने क्लोज, बीच में लगा दिया हमने एक मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली पास होने देगी इधर से उधर। ठीक है, यहां से कर देते हैं हम इस तरह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो भाई ये भी पॉजिटिव हो गया, ये क्या कहलाएगा हमारा एनोड। ये नेगेटिव हो गया, ये क्या कहलाएगा हमारा कैथोड। ठीक है, यहां से हम पोर करेंगे NaCl प्लस H2O इस तरह से। ठीक है, तो भाई अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जैसी फ्लो होता है। तो भाई NaCl ब्रेक डाउन हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, इसी तरह से H2O ब्रेक डाउन हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो देखो, क्लोरीन नेगेटिव है, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ एनोड की तरफ। सोडियम Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाता है, क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। वो यहां से बाहर आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, कैथोड की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बबल्स बनेंगे, ये बनेंगे भाई, यहाँ से जो गैस रिलीज होगी वो क्लोरीन होगी, यहाँ से जो गैस रिलीज होगी वो क्या होगी, हाइड्रोजन होगी। और साथ में क्या बनेगा आपका, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं वो भी समझा देता हूँ। क्योंकि एक तो यहाँ पर क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्लोरीन के लिए आ गया क्लोर वर्ल्ड। ठीक है, बेस बना है एल्कलाइन बेस। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, एल्कली हो गया। ठीक है, तो एक क्लोरीन और एल्कली के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस पड़ गया। अगला है आपका बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन। क्या याद रखना है बेकिंग सोडा में, देखो NaCl सोडियम क्लोराइड, पानी वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। बस, मेथड का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सीधे बना दो एक क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और दूसरा बना दो अमोनियम क्लोराइड। बस, किस्सा खत्म। अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम सब्सटेंस है,
ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, आप पहले फिल्टर करोगे इसको, ये सबलाइम सब्सटेंस है तो अलग हो जाएगा, ठीक है, मिक्स नहीं होगा इसके साथ। हीट करोगे तो वैसे ही सबलाइम सब्लिमेशन में चले जाएगा। आप इसको फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। फिल्टर करके आपको क्या मिल गया भाई, NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा। और अगर वॉशिंग सोडा आ गया तो इसको हीट कर देते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें मिलता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। और क्या रिलीज होता है भाई, CO2 और H2। बैलेंस कर लेना आप इसको, ठीक है, बैलेंस्ड फॉर्म पर ही लिखना। फिर अगर वॉशिंग सोडा की बात आ गई है तो इसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं, और क्या मिल जाता है हमें, Na2CO3.10H2O। तो ये क्या बन गया हमारा, वॉशिंग सोडा। तो दोनों की प्रिपरेशन सेम है, बेकिंग सोडा में कम स्टेप्स है, वॉशिंग सोडा में थोड़े ज्यादा स्टेप्स है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की याद रखना का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, CSO4.2H2O। क्या है ये, जिप्सम है। किससे प्रिपरेशन होती है, जिप्सम से। जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। हेमी मतलब 1/2, ठीक है, प्लस 3/2H2O। बस ये होगी प्रिपरेशन। ये क्या बन गया आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। An electrochemical process is used for refining metals by selectively dissolving and depositing them through electrolysis. Electrolytic refining is used for metals like copper, zinc, tin, nickel, silver and gold. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात हुई है। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आ गया एनोड मड। क्या है पहला टॉपिक, एनोड मड। अब जिनको याद नहीं, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो जो हमारा एनोड होता है, पहली चीज तो इसको याद रखना, ये जो हमारा एनोड होता है ना, ये इम्प्योर मेटल का बना होता है। किसका होता है, इम्प्योर मेटल का, ठीक है। और जो कैथोड होता है वो बना होता है प्योर मेटल का। ये क्या है, ये एनोड है, ये कैथोड है। और कैथोड बना होता है किसका, इम्प्योर, सॉरी, प्योर का। कैथोड बना होता है प्योर मेटल का। अब जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस में रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर के अंदर, और सॉल्यूशन डालते हैं भाई उसी मेटल के सॉल्ट का, जो भी मेटल को आपको रिफाइन करना है ना, उसी मेटल के सॉल्ट का हम सॉल्यूशन डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट की जगह। तो भाई कुछ इम्प्योरिटीज तो ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाती हैं, उनको सॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहते हैं। पर कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व नहीं होती। तो वो इम्प्योरिटीज क्या हो जाती हैं, धीरे 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 यहाँ पर एनोड के नीचे डिपॉजिट होने लग जाती है, बॉटम पर, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो बॉटम पे डिपॉजिटेड इम्प्योरिटीज हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड कहते हैं। सो द insoluble impurities present in the anode or present in the impure metal are which get deposited under the anode are known as anode mud। तो insoluble impurities होती हैं बस, ठीक है, इसी को anode mud कहते हैं। और इसी anode mud में कभी कभी हमें गोल्ड जैसे प्रीशियस मेटल्स भी मिल जाते हैं। अगला पार्ट देखते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर नेम द एनोड एंड द कैथोड। नेम द एनोड एंड कैथोड मतलब कि भाई ये रिफाइनिंग हो रही है तो एनोड क्या है भाई, इम्प्योर कॉपर होगा, और कैथोड क्या होगा, प्योर कॉपर होगा, बस यही नाम रखना है। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन शो द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, ठीक है, बहुत सिंपल है, दो स्टेप्स में खत्म करते हैं। पहली रिएक्शन Cu2S, ठीक है, प्लस O2,
ठीक है, क्या करा आपने, रोस्टिंग करिए, क्या करिए, रोस्टिंग, क्या बना, Cu2O, कॉपर, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड बनी है, प्लस, सॉरी, प्लस SO2, प्लस SO2, ये है फर्स्ट स्टेप आपका। सेकंड स्टेप में, हाँ, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सारा का सारा कॉपर फर्स्ट सल्फाइड इसको पूरा का पूरा रोस्ट नहीं करते हम, बीच में ही ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं। ठीक है, बीच में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं। तो जैसे ही हम सप्लाई रोकते हैं, तो एक तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड होती है और बचा हुआ क्या होता है, कॉपर सल्फाइड होता है। अगेन हम साथ में इनको हीट करते हैं और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कॉपर मेटल का फॉर्मेशन होता है। साथ में कौन सी गैस है भाई, SO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये सेकेंड स्टेप है। याद रखना, कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमेशा नहीं रखती। जब कुछ अमाउंट में कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में बदल चुका होता है, तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं और लगातार हीट करते रहते हैं। अब इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करने पर रिएक्ट करता है और कॉपर एक्सट्रैक्ट हो जाता है और गैस कौन सी रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। बस इतना सा याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का भाई वेल लेबल्ड डायग्राम, ये तो आपको किताब में मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता मुझे इसको यहाँ बनाने की जरूरत है। चलो भाई, होमोलोगस सीरीज आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा। क्या क्या याद रखना है, होमोलोगस सीरीज, देखो वर्ड, स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड ऑर्डर एंड जनरल फॉर्मूला। बस चार चीजें याद रखनी। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर हो, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हो, सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर हो, जिन और सिमिलर जनरल फॉर्मूला हो, ऐसे ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन या ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एक होमोलोगस सीरीज का हिस्सा कहलाते हैं। ठीक है, अब विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। अब देखो होमोलोगस सीरीज में लास्ट में हमने क्या लिखा है भाई, जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो तो किसका जनरल फॉर्मूला सेम है, C2H4 मतलब CnH2n, C4H10 मतलब CnH2n प्लस 2, C3H4 CnH2n माइनस 2, C4H8 CnH2n। तो भाई यहां पर CnH2n है, यहां पर भी क्या है, CnH2n है, दोनों क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन फैमिली में जितने भी आए वो एक होमोलोगस सीरीज में आ गए। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या किस में आ रहे हैं, एक होमोलोगस सीरीज में आ रहे हैं। अगला है भाई, रिएक्शन कंप्लीट करनी है, यहीं पे कर देते हैं रिएक्शन कंप्लीट, क्यों कहीं और जाए। CH3CH2OH मतलब इथेनॉल, इथेनॉल की रिएक्शन हो रही, इथेनोइक एसिड प्रेजेंस ऑफ एसिड है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। क्या याद रखना, किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर क्या है, CH3COO, CH2CH3। इथाइल इथेनोएट का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रो सॉरी वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब बर्निंग कर रहे हैं भाई किसकी, C2H5OH मतलब इथेनॉल का कंबस्शन कर रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी के अंदर ही गिवन एक एग्जांपल है। क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, इतना ही याद रखना बस, इतनी चीज तो बनती है। फिर क्या कर देना, बैलेंस कर देना भाई, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, अपने हिसाब से बैलेंस करते रहना। ठीक, व्हाई डज माइसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। माइसेल फॉर्मेशन तब क्यों होता है जब सोप को हम वाटर में ऐड करते हैं। देखो, एक नंबर का ही क्वेश्चन है, माइसेल मतलब सोप मॉलिक्यूल जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं ये खुद को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ चले जाता है, जिसकी वजह से क्लस्टर ऑफ किसका फॉर्मेशन होता है, क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, माइसेल कहते हैं। ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में आकर ही होगा ऐसा। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा, बिना वाटर के माइसेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि माइसेल बनता ही जब है जब हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ कंबाइन हो। ठीक है, तो यहां पर मेन चीज क्या है, वाटर की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। हवा में वो किसी के भी साथ कंबाइन होने वाला नहीं है। तो जो सोप मॉलिक्यूल है ना हमारा, ये ऐसे तो बनाते हैं,
तो सोप मॉलिक्यूल में जो ये वाला पार्ट है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये कब होगा कंबाइन, जब भाई वाटर होगा सराउंडिंग में, तभी तो होगा, तभी तो फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं फिर, माइसल फॉर्मेशन कह देते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले वाटर होना चाहिए, क्योंकि ये अगर वाटर के साथ ही तो कंबाइन होगा ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेमिंग है, नेमिंग बहुत सिंपल सी आई थी। 1 2 3 कार्बन, ग्रुप पहचान लिया होगा आपने, सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन ग्रुप है। क्या वर्ड हो गया, प्रोप, बॉन्ड सारे सिंगल है तो एन, और कीटोन का ओन, प्रोपेनोन हो गया। वहीं पर इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड आ गया, प्रोप। ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर एक, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाता है, ई एन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है वो, ट्रिपल बॉन्ड है वहां पर एक, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ जाता है, वाई एन ई आ जाता है भाई। ठीक, इतना याद रखना। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नेम द रिएक्शन विच इज कॉमनली यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फैट। वेजिटेबल ऑयल्स को फैट में बदलने की जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजिनेशन दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल एज अ कैटलिस्ट। और ये किसमें होती है, सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलती है। व्हाट व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ C4H मतलब ब्यूटेन इज हायर देन C3H8 दैट इज प्रोपेन। देखो मेल्टिंग पॉइंट में एक ट्रेंड चलता है किसी भी होमोलॉगस सीरीज में कि मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। अब ये सब कुछ होता है किसकी वजह से, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा मॉलिक्यूलर साइज भी बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने की वजह से एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं वैन डर वॉल्स। ठीक है, एक बहुत वीक फोर्स होती है जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, जो कि आप 11th में पढ़ोगे। तो वीक जो वैंडरवाल्स फोर्स होती है ना, ये फोर्सेस इंक्रीज डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर साइज पे। तो जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, एक एक कार्बन बढ़ रहा है ना अगर, तो उसी तरह से हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे, तो भाई साइज भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो भाई वीक वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगी, फोर्सेस बढ़ेंगी तो भाई इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, राइज होगा। पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। याद रखना, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घटने लगती है। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू एथनॉल। भाई CH3CH2OH, इसमें हमने गलती से क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया। क्या बनेगा, CH3CH2ONA, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में क्या इवॉल्व हुआ, हाइड्रोजन गैस। तो आपको भाई कुछ नहीं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट बताना है भाई, क्या है ये है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं, देख लो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, सैपोनिफिकेशन भी कहते थे। आपके पास क्या है, एस्टर है, CH3COO, C2H5 एस्टर है, इथाइल इथेनोएट। आपने इसको क्या करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका सोडियम इथेनोएट। क्या बना, सोडियम इथेनोएट। और दूसरा क्या बन गया, C2H5OH दैट इज इथेनॉल। तो क्या बना, सोडियम इथेनोएट बना, और दूसरा क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। ठीक है, तो बस यही इसकी सिंपल सी रिएक्शन। आगे चलते हैं, ऑब्जर्व द गिवन। अच्छा चलो फिजिक्स में आ गए, हाँ देखते हैं फिजिक्स क्या आई थी। ठीक है, आपको एक प्रिज्म का डायग्राम गिवन है, इसमें 1 और 2 को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है भाई, सबसे कम बेंडिंग किसमें होती है, रेड में होती है। ऊपर की तरफ कौन होता है, रेड होता है। ठीक, नीचे की तरफ कौन होता है भाई, अपना वायलेट होता है। तो 1 क्या है, रेड है, 2 क्या है, वायलेट है। कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से इसमें, इतना तो हमें आता ही है। आगे,
अब भाई थोड़ा सा समझो इस क्वेश्चन को। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट कैरिंग आई, ठीक है, सॉरी कैरिंग करंट आई, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, मान लेते हैं ये है वो इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये है भाई इसमें लगा हुआ एक रेजिस्टर, ये हमने की लगा दी, ठीक है। अब एमीटर लगा देते हैं यहाँ कहीं, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना आ गया भाई, आई आ गया। पोटेंशियल वी है, रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम का है। अब इसको एक्सचेंज कर दिया हमने। सेकंड केस में क्या बोल रहा हूँ कि भाई अगर पोटेंशियल सेम रख दे पर रेजिस्टेंस को बदल दे, रेजिस्टेंस कितनी कर दी भाई अब, ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी कर दी, 8 ओम कर दी। तो इस कंडीशन पे जो आई डैश होगा, मतलब जो नया इलेक्ट्रिक करंट होगा उसमें कोई चेंज आएगा, मतलब इसके ऑप्शंस देखने, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल सेम रखी है, रेजिस्टेंस चेंज करिए, तो पोटेंशियल में तो चेंज नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन हटा दो जिसमें पोटेंशियल में चेंज है, ये नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। इन दोनों में से बी या सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब कंपेयर करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है, पहला वाला केस देख लेते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, यहां से V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। अब फर्स्ट केस की बात करें तो V है, आई करंट फ्लो हो रहा बोल रहे थे, पर R कितना है, 2 ओम है, ठीक है। तो भाई I इज इक्वल्स टू कितना हो गया, V अपॉन 2 ओम हुआ, इक्वेशन 1 मान लो भाई, आधा काम हो गया। अब दूसरा केस, V इज इक्वल्स टू, अगेन V तो सेम है, I बदलेगा कह रहे, I डैश हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 ओम हो गया। तो यहां से I डैश कितना आया, V अपॉन 8 ओम आया, इक्वेशन 2 मान लिया। अब कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड दे देते हैं, तो I डैश अपॉन I कितना होगा भाई, I डैश अपॉन I कितना हो जाएगा, V अपॉन 8 ओम अपॉन V अपॉन 2 ओम, 2 ओम चले गया यहाँ, V आ गया यहाँ, ठीक, कितना हो गया, V 2 ओम अपॉन V 8 ओम, V से V कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहां पर से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 आ जाएगा। तो I डैश विल बी इक्वल्स टू, I को वहां भेज देते हैं, I अपॉन 4। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन देखो, I अपॉन 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, द needle of a compass kept in an external magnetic field always align itself in the north-south direction of earth। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपने किसी दूसरे मैग्नेट के अराउंड इसको रखा है नीडल को, तो फिर वो उसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड के अकॉर्डिंग खुद को अलाइन करेगी ना। अर्थ के नॉर्थ साउथ से फिर उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर वो मैग्नेटिक निडल किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंडर अगर वर्क कर रही है तो वो उसी मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग खुद को अलाइन कर देगी, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ और साउथ का उसके रिगार्डिंग नॉर्थ साउथ की तरफ वो पॉइंट करेगी, अर्थ के रिगार्डिंग फिर उसका कोई भी काम नहीं होगा। तो भाई इसका असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। रीजन देख लेते हैं, द बिहेवियर ऑफ अ निडल ऑफ द कंपास इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। बिल्कुल सही, देखो अगर मैं किसी फ्रीली बार मैग्नेट के अराउंड भी ना उसको धागे से फ्रीली सस्पेंड कर रखा, अगर उसके अराउंड भी मैं कोई दूसरा मैग्नेट ले आऊंगा ना, तो फिर वो अर्थ का नॉर्थ और साउथ नहीं दिखाएगा, फिर वो उस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ के रिगार्डिंग क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो आर तो सही है लेकिन ए गलत है, सो इसका आंसर है ए इज फॉल्स, डी वाला, बट आर इज ट्रू। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड फ्रॉम वेरी फाइन पार्टिकल्स, सेकंड वेरी लार्ज पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। देखो याद रखना है रिले स्कैटरिंग, ठीक है, रिले स्कैटरिंग क्या कहता है, जो स्कैटरिंग होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग डिपेंड करती है 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू द पावर 4, मतलब उस कलर की वेवलेंथ के 4th टाइम्स, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब
जिसकी वेवलेंथ जितनी कम उसकी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसकी स्कैटरिंग उतनी कम होती है। दूसरा, फाइन पार्टिकल्स की बात जब होती है, किसकी बात हो रही है, जब फाइन पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो फाइन पार्टिकल्स मतलब अगर पार्टिकल्स स्मॉल होंगे ना, तो वो स्मॉल स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। और अगर पार्टिकल साइज ज्यादा बड़ा होगा तो वो स्मॉलर से लेकर लार्जर वेवलेंथ तक सभी लाइट्स को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। अब जस्टिफाई करना है, फाइन पार्टिकल्स हमेशा लो वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर करता है। एग्जाम्पल जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, ब्लू कलर ऑफ स्काई से कैसे कर सकते हो, ब्लू कलर ऑफ स्काई। और अगर आपको लार्जर पार्टिकल्स की रिगार्डिंग बात करनी है तो आप फॉग या क्लाउड का एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पर पार्टिकल साइज ज्यादा बड़ा होता है, इसमें डस्ट के पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट सब आ जाती हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर स्कैटरिंग छोटी से लेकर बड़ी हर कलर की लाइट की स्कैटरिंग होती है। ठीक है, और स्कैटरिंग होने के बाद ये सारे कलर रिकम्बाइन होकर व्हाइट कलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक, तो ये आप एग्जांपल्स यहाँ पर लिख सकते हो जस्टिफिकेशन के लिए। विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम एक्सप्लेन एनी फिनोमिना फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम इन नेचर। देखो इस नेचर में फॉर्मेशन होने वाले स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल क्या था, आपका रेनबो था। तो आपने क्या करना था, एक पहले तो ऐसा सर्किल बना लेना था वाटर ड्रॉपलेट के नाम पर, एक सर्किल यहाँ पर बनाकर सन दिखा देना है इसको, यहाँ से आने वाली लाइट रेज दिखानी है आपने। ठीक है, इस तरह से लाइट रे यहाँ पर एंटर करेगी, आप इसको स्कैटर होता हुआ दिखा दोगे इस पॉइंट से, इस तरह से। फिर उसके बाद उसकी दोबारा स्कैटरिंग दिखा दोगे इस तरह से। फिर यहाँ पर से इसको और बेंड कर दोगे और यहाँ पर आइज ऑब्जर्वर की बना दोगे। ठीक है, ये आपकी व्हाइट लाइट होगी या सनलाइट होगी, जो भी बोलो आप इसको, एक ही बात है। यहाँ पर ए बी सी पॉइंट्स मार्क कर लेना। यहाँ पर आप फिनोमिना चाहो तो ऐसे लिखना, ए पर रिफ्रैक्शन एंड क्या हो रहा, डिस्पर्जन हो रहा। बी में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और सी में क्या होता है, अगेन रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये रेड कलर होगा, ये कौन सा होगा, वायलेट कलर होगा। ठीक है, बस इस तरह का आपने डायग्राम बना देना, बात खत्म हो गई। फिर redraw the following ray diagrams in your answer book and show the path of reflected और refracted rays। रीड्रॉ क्या करना है, ठीक है, स्पेशल रेज वाला केस है ये। अगर कोई लाइट रे है जो कि पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है, कॉनकेव मिरर है ये, तो कॉनकेव मिरर के केस में वो लाइट रे टकराने के बाद कहाँ से पास हो जाएगी भाई, सॉरी फोकस से पास हो जाएगी। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, तो वो लाइट रे को आप कहाँ से दिखा दोगे भाई, इस तरह यहाँ से फोकस से पास होता हुआ दिखा दो। ठीक, और अगर वही सिमिलर केस किसके लिए आ गया, कॉनकेव लेंस के लिए आ गया, तो कॉनकेव लेंस तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो वो लाइट रे क्या हो जाएगी भाई, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन कहाँ से डाइवर्ज होगी, फोकस से डाइवर्ज होगी। तो आप ये तो डॉटेड बनाओगे और यहाँ से फिर आगे को क्या बना दोगे, इस तरह से, तो लाइट रे क्या हो जाएगी आपकी, डाइवर्ज हो जाती है। बस इतना ही काम करना था इसमें। हाँ, कहाँ गया, यहाँ था। नाउ मेंटेन नेम द डिवाइस विच इज यूज टू। ठीक है, अब हमें डिवाइसेस के नाम बताने हैं जिनका यूज किया जाता है। यूज टू मेंटेन द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। भाई ये तो अभी जो पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया उसमें भी था, बैटरी या सेल। ठीक है, चेंज द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई इसके लिए हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। When the potential difference between the terminals of an electric heater is 110 volt, a current of 5 ampere flows through it. What will be the value of current flowing through it when the potential difference is increased to 220 volt? देखो पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का है, मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत ज्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, उसने कहा कि जब V, ठीक है, V1 बोल देता हूं, एक 110 वोल्ट था, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा था भाई, 5 एम्पियर का। अब अगर हमने V2
220 वोल्ट कर दिया, मतलब पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो आई कितना होगा ये पूछ रहा हूँ। अब देखो हीटर तो वही है, तो इसकी रेजिस्टेंस अगर आर है तो इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी होगी, आर होगी। अब कंपेयर कर लेते हैं, अगर इसकी रेजिस्टेंस आर है तो V इज इक्वल्स टू सॉरी V1 इज इक्वल्स टू I1 R होगा, राइट। अब यहां पर से अगर मैं बोलूं कि भाई I1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फिर V1 अपॉन R, एक इक्वेशन होगी। इसी तरह से और दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं, V2 कितना होगा, I2 R होगा। यहां से I2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 अपॉन R, इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशंस को, सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, I2 अपॉन I1, ठीक है, कितना हो जाएगा, V1 सॉरी V2 अपॉन R अपॉन V1 अपॉन R, मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से, कितना आ गया, I2 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू V2 इंटू R अपॉन V1 इंटू R, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा, V2 इंटू I1 अपॉन V1, वैल्यूज रख लो, V2 कितना है 220 है, ये 5 एम्पेयर है, ये 110 है, डिवाइड हो गया, ठीक है, लॉन्ग मेथड ही होगी वैसे, पर आंसर हम उस टाइम भी निकाल सकते थे इसका, ठीक है, 2 हो गया, आंसर कितना आ गया 10 एम्पेयर, ठीक है, और 10 एम्पेयर ही आना चाहिए था आपका आंसर भी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट टर्म के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो, सेम ही चीज पे बात कर रहे हैं, तो भाई अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, जितने टाइम्स पोटेंशियल बढ़ाऊंगा उतने टाइम्स इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। तो अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल ही देख लूं तो 2 टाइम्स का है, पहले 110 था फिर हमने 220 कर दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट में भी उतने टाइम्स का चेंज आना चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन, अब यहां पर इस सर्किट को यहीं पर जज कर लो भाई, यहां पर 6 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 4 1 5 5 3 2, ठीक है, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो चेक कर लो कि भाई कौन सी पैरेलल है और कौन किस में लगा है, सीरीज में। तो पैरेलल कौन से होते हैं, जहां पर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो आपका सेम हो, जैसे आर एस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो भाई यहां से इस तरह से कनेक्शन क्या हुआ है, हमारा बटा हुआ है, ठीक है। तो भाई आर और एस में पैरेलल कनेक्शन है कहीं ना कहीं, वैसे ही पी और क्यू में भी हमें पैरेलल कनेक्शन देखने को मिल रहा है। अब पहले इस पार्ट को चेक करते हैं खाली, ठीक है, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट में अगर ये आर पॉइंट बना दूं मैं, ठीक, आर पॉइंट से एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है, इसी के सीरीज में एक और रेजिस्टर लगा हुआ है, और एक रेजिस्टर इस तरह से लगा हुआ है, और ये एस, तो भाई ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 5 ओम है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। फिर उसी तरह से यहां पर सॉल्व करोगे, इसमें भी पी क्यू की अगर बात करोगे तो पी पॉइंट सॉरी क्यू पॉइंट मान लो यहां पर है, ठीक है, क्यू पॉइंट से भाई 2 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए, और इन दोनों के साथ एक किस में लगा हुआ है, ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है, तो 3 ओम 2 ओम और 5 ओम। भाई ये आपका काम है, इसको फटाफट कर लेना है, कितना हो जाएगा 415, ठीक है, 5 हो गया, 5 1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा भाई 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी आई 5/2 ओम की आ गई। यहाँ पर भी 3 2 5 हो गया, 5/5 दो पैरेलल है, तो यहाँ पर भी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5/2 ओम की आएगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना फटाफट, इजीली सॉल्व हो जाता है। अब जब हम फाइनल सर्किट देखेंगे अपना, ठीक है, जब फाइनल सर्किट देखेंगे, कहाँ पर बना हुआ है मेरे को सर्किट, यहाँ बना लेते हैं। जब हम फाइनल सर्किट देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि भाई ये तो हमारी बैटरी लगी हुई थी, ठीक, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बैटरी लगी हुई थी। यहां पर को मैं ऐसे बना देता हूँ, एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, ये भी 5/2 ओम का है, ये भी 5/2 ओम का है। कैसे लगे हुए हैं भाई, एक सीरीज में लगे हुए हैं दोनों रेजिस्टर, ठीक, इन दी एंड अगर मैं बोलूँ तो भाई टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम। तो भाई यहाँ कितना आ गया 5 ओम आ गया। अब
इलेक्ट्रिक करंट कितना ड्रॉ हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ, भाई सिंपल सा ओम्स लॉ यूज करते हैं फटाफट। आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी कितना गिवन है भाई? 10 वोल्ट, 10, और आर कितना गिवन है? 5 आ गया हमारा, कितना है? 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब जो लास्ट पार्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। भाई पी और क्यू का रेजिस्टेंस कितना है? अगर टोटल देखो तो कितना आ रहा? 5/2 आ रहा। बस इसी से काम था मैं। तो वी पी क्यू निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो क्या करेंगे? सीधे आई, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो रहा, इंटू आर पी और क्यू के बीच का, ठीक है। आई कितना है? दैट इज ऑफ 2 एम्पियर, ठीक, इंटू आर पी क्यू कितना है? आर पी क्यू था 5/2। तो भाई कितना हो गया? 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आ गया आपका 5 वोल्ट। तो कितना पोटेंशियल है? 5 वोल्ट का है, ठीक। तो हर एक चीज मिल गई आपको। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अच्छा देखो, डायग्राम देखिए, बस आप पता चला किसका केस है? बायोपिया का है। ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पर, उससे आने वाली लाइट रेज रेटिना पे जाते हुए पहले ही मिल जा रही है। तो कौन सा केस है? मायोपिया का केस है। इसमें हमें दूर का साफ नहीं दिखाई देता। राइट द नेम ऑफ द आई डिफेक्ट विच इज, ठीक है, नाम क्या हो गया? मायोपिया हो गया। वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन दिस आई डिफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेटिना ऑफ द, तो रेटिना से पहले बन जा रही है, बिफोर द रेटिना। लिस्ट 2 कॉजेज, 2 कॉजेज हो सकते हैं भाई। देखो, एक तो होता है लेंस। अगर लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा है, मतलब लेंस की फोकल लेंथ बहुत कम है, लेंस की पावर बहुत ज्यादा है, आप ऐसा बोल सकते हो। दूसरा हो सकता है आपका शेप ऑफ द आईबॉल। अगर आपकी आईबॉल बहुत बड़ी है, ठीक है, इलोंगेटेड आईबॉल है, तो इस कंडीशन पर ये 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो इलोंगेटेड आईबॉल, आपकी आईबॉल बहुत बड़ी है, या फिर दूसरा जो आपके लेंस का कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं, इससे डिफेक्ट कॉज होता है। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो हाउ दिस विजन इज करेक्टेड। देखो, रे डायग्राम में ज्यादा कुछ खास तो बनता है नहीं। आप ऐसी एक आई लेंस बना, सॉरी ह्यूमन आई बनाते हो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एक इस तरह का लेंस होता है, ठीक। बाकी आप इसके सामने कौन सा लेंस बना देते हो भाई? ये कॉनकेव लेंस बना देते हो, ठीक है। कॉनकेव लेंस के केस में फिर आप जब इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे ना, तो आप क्या दिखाते हो कि उससे आने वाली लाइट रेज क्या हो रही? इससे थोड़ी डाइवर्ज हो रही, इस तरह से दिखाओगे, ठीक है, थोड़ी सी डाइवर्ज दिखाओगे, जिसकी वजह से, और डाइवर्ज कहां से हो रही? उसके भाई नियर पॉइंट से, सॉरी, डिफेक्टेड फार पॉइंट से। कहां से हो रही? डिफेक्टेड फार पॉइंट से। तो ये तो होगा उसका एक्चुअल, और यहां पर बनेगा उस ऑब्जेक्ट की इमेज, और फिर उस ऑब्जेक्ट की इमेज की वजह से वो जो लाइट रेज होंगी वो कहा? रेटिना पे मैच होंगी, और यहां पर बनेगी उस ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, बस एक बार आपने फार पॉइंट दिखा देना है, जो कि इन्फिनिटी होता है। ये क्या होगा? आपका डिफेक्टेड फार पॉइंट होगा, डिफेक्टेड फार पॉइंट होगा, बस। ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। बस हो गया, इतना ही खत्म। वहां पर आपने रेटिना लिख देना होगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब आपको कुछ ऑब्जर्वेशन टेबल दी गई है, ठीक है। किसके रिगार्डिंग? कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग है, जहां पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की बना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर -150 है, मतलब इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही माइनस में आएगी। तो आपको इमेज बता रखी पॉजिटिव है, मतलब कि मिरर, सॉरी, लेंस के पीछे की बात हो रही, ठीक है। लेंस के फ्रंट में नेगेटिव, लेंस के बैकवर्ड पॉजिटिव, ठीक। तो भाई ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है तो 150, 30, 75, 70, 37.5, 50, 50, 37.5, 75, 30, 150, 15, 70, सॉरी 37.5। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, विदाउट कैलकुलेशन फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स लेंस। भाई फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है गिवन कॉन्वेक्स लेंस की, बिना फाइंड कैलकुलेशन करे। तो देखो, एक केस आता है 2f1 वाला, जहां पर इमेज बनती है 2f2 पर, ठीक है। यही वो केस है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट रखा है, तो उसकी इमेज कहां बन रही है? 50 सेंटीमीटर बियॉन्ड बन रही है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है। अब ये जो 50 सेंटीमीटर है, ये होती है फोकल लेंथ का 2 टाइम्स, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? 2f1 कहते हैं। तो f1 कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई?
50/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर वही नेगेटिव भी आएगा, ठीक है, नहीं नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी फोकल लेंथ इसकी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि जो थर्ड केस है उसके रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है, 2f1 है, और उसकी हाफ डिस्टेंस क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, केस को आपने रिकॉल करवाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन द टेबल इज नॉट करेक्ट, इस टेबल में करेक्ट क्या नहीं है। सिक्स्थ केस देखिए आप, यहां पर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया गया है, पर उसकी इमेज कैसी बन रही है भाई, मिरर अभी भी लेंस के पीछे बन रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इस कंडीशन पे तो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है। तो यहाँ पर तो नेगेटिव आना चाहिए था, ये पॉजिटिव कैसे आ गया, तो ये वाला गलत है हमारा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u इक्वल्स टू -30। अब u इक्वल्स टू -30 है, कौन सा केस है, ये वाला है, ठीक है, -30 + 150, इतनी चीजें याद रहेंगी। u इज इक्वल्स टू कितना है, -30 है, इस कंडीशन पे v कितना था, +150 था। आपने क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u होता है, वैल्यू रख दो 150/30, ये माइनस में होगा, तो कितना आ गया आंसर आपका, 5 आ गया। तो 5 क्या हो गया, आपका मैग्निफिकेशन हो गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, मतलब इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है, बस। फिर आप आगे देखिए, अब इसी के और में एक और क्वेश्चन है, एनालाइज द डेटा गिवन इन द टेबल अबव एंड ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम फॉर u इक्वल्स टू -30 एन। ठीक है, तो डायग्राम बनाना है, इसको आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, अटेम्प्ट इधर ए और बी। Write the name and statement of the rule used to determine the direction of the force experienced by a straight current carrying conductor placed in a uniform magnetic field perpendicular to the field। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, that stretch your left hand in such a way that your index finger, your thumb and your center finger are perpendicularly are mutually perpendicular to each other, and at that condition if your index finger, okay, direct towards the magnetic field and the center finger directs towards the electric current, direction of electric current, then your thumb will shows the direction of the applied force or motion। Now second, magnetic field produced around a straight current carrying conductor, तो यहाँ पर रखता है आपका राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बोलता है that if you imagine that you are holding a straight current carrying wire in your right hand, and in such condition if your thumb point towards the direction of the electric current, then the magnetic field, the direction of magnetic field is represented by the wrapping direction of your fingers, कि आपकी फिंगर्स किस तरह से रैप कर रही हैं, उस डायरेक्शन पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक बार देखते हैं। 3 क्वेश्चन है, टोटल 5 मार्क्स का है। ठीक है, हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं लिखना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप किसी भी बार मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स, उनको स्विच नहीं कर सकते। पर आप अगर सोलेनॉइड की बात करो तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बदल दो, तो भाई आपके सोलेनॉइड के पोल्स नॉर्थ चेंज हो जाके साउथ बन जाता है, साउथ बदल के नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, आप बार मैग्नेट के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, वहां पर आप किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर सकते उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, पर आप सोलेनॉइड के अंदर किसी सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस करके उसको मैग्नेटाइज भी कर सकते हो। थर्डली, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को आप हिंडर नहीं कर सकते, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि सोलेनॉइड में हम चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और चाहे तो जीरो भी कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ही रोक दे तो ये कुछ बेसिक सी डिफरेंसेस हैं, इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। With the help of the diagram, describe an activity in brief. Show that the current carrying straight conductor produces a magnetic field around it। भाई एक्टिविटी बोला है, कौन सी करनी है आपने एक्टिविटी, कौन सी करोगे, आयरन फाइलिंग्स वाली। ठीक है, आयरन फाइलिंग्स वाली एक्टिविटी आपने बता देनी है यहाँ पर, कि अगर हम भाई ये कार्डबोर्ड यूज करते हैं, उसमें कंडक्टर के एक स्ट्रेट वायर को हम उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जैसे उसमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और उसके ऊपर अगर हम आयरन फाइलिंग्स को स्प्रे करेंगे ना,
स्प्रेंकल करेंगे तो आयरन फाइलिंग्स क्या बना देंगी, एक कंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। या फिर दूसरी एक्टिविटी क्या, कि आप ऐसे किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओ और उसके आसपास जो पेपर क्लिप्स होती है ना हमारी पिन वाली पिन, तो उनको उसके नजदीक ले जाओगे तो वो उससे चिपक जाएंगी। ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है। बस ऐसी कॉमन चीजें हैं, इसमें आपने बस लिखना होता है, पर हाँ लिखना अच्छा होता है। फिर बात करते हैं टू स्ट्रेट करिंग कंडक्टर्स ए एंड बी आर शोन इन फिगर। ठीक है, दो कंडक्टर्स हैं ए और बी भाई, एक में इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर का है, एक में इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर का है। एक के जो फर्स्ट है इसकी 2 सेंटीमीटर की रेडियस है, यहाँ पर भाई 2 और 4 सेंटीमीटर, दो पार्ट्स बता रखे हमें। चलो आगे देखते हैं क्या करना है। मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दीज करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले तो भाई ये जो सर्किल्स आपको दिख रहे हैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। करंट ऊपर की तरफ होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इस तरह की होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कैसा होगा भाई, क्लॉकवाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बन गया आपका क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा केस देखते हैं। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड 1 at point P and Q, 2 at point Q and R। P और Q में अगर मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो सेंटर से कितना, वायर से कितना दूर पॉइंट आप बोल रहे हो, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पर। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अगर डिस्टेंस कम होगी वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। बस इन दो टर्म्स के रिगार्डिंग हम आंसर बता देंगे। पी भाई ये भी 2 सेंटीमीटर दूर है, क्यू भी क्या है, वायर से 2 सेंटीमीटर दूर है। लेकिन पी में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 एम्पियर वाले इलेक्ट्रिक, मतलब पहले वाले में 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट है, दूसरे वाले में 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन जीत गया भाई, सेकंड वायर जीत गया, बी वाला जीत गया, क्योंकि क्यू पॉइंट पे क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है। ठीक, ऐसे ही क्यू और आर का कंपैरिजन करें, क्यू और आर का, क्यू और आर। अब इस कंडीशन पे मैं क्या बोलूंगा, देखो इलेक्ट्रिक करंट तो दोनों में सेम है, लेकिन दोनों की डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो जहां डिस्टेंस कम है वहां पर क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जहां डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्यू पॉइंट पर होगी, आर पे कम होगी। ठीक है, चलिए, तो यही था आपका इस बार का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमने टोटली सॉल्व कर दिया है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई में ऐसा होता है ना, क्वेश्चंस बदल जाते हैं सेट्स में। तो एक क्वेश्चन आया है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम शो द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेसेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इंडिकेटिंग। ठीक है, तो आपका एक डायग्राम बनता है, इसमें बहुत बड़ा सा डायग्राम है, उसमें आपको स्टैंड दिखाना होता है, कंडक्टर बनाना होता है। ठीक है, आप हॉर्स शू मैग्नेट का यूज करते हैं वहां पर, डायग्राम में वैसे ही दिखाया गया। ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन पे आपने बताना था कि भाई व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कौन सी होगी। देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा मतलब इलेक्ट्रिक करंट नीचे आ रहा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये है। अब भाई आपने क्या यूज करना है, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, और इसके अकॉर्डिंग आपने सीधे सीधे आंसर बता देना है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसमें जो फील्ड लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है सॉरी, यहाँ को मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ को इलेक्ट्रिक करंट है। तो इस कंडीशन पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या जो मोशन हो रहा है वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। किस डायरेक्शन में हो रहा है, इनवर्ड, मतलब पेपर से अंदर को बोलोगे आप। ठीक है, what will happen to the direction of the force acting on the electron if the direction of magnetic field as well as the direction of motion of electron both are reversed। अगर दोनों को रिवर्स कर दे कह रहा हूं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां को, ठीक, और इलेक्ट्रिक करंट ऊपर को। तो इस कंडीशन पे क्या होगा भाई, याद रखो अगर दोनों क्वांटिटी बदल दोगे ना तो भी वो क्या रहेगा, इनवर्ड ही रहेगा। हाँ, अगर मैं एक ही क्वांटिटी को बदलता, एक ही की डायरेक्शन को बदलता, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आउट इनवर्ड से आउटवर्ड आ जाती। लेकिन अगर मैंने दोनों को बदल दिया
तो ये अगेन क्या हो जाएगा, इनवर्ल्ड हो जाएगा। ठीक, बस यही क्वेश्चन था। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली मान सकता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, और ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए। अब तो बस होली के बाद शायद सबसे पहला उत्तराखंड बोर्ड में आपका साइंस का ही एग्जाम है, तो अच्छे से तैयारी करिए। जहाँ प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट्स में लिखिए अपनी क्वेरीज, अपनी सारी क्वेरीज जो भी प्रॉब्लम्स उनको कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसके आंसर्स दे पाऊँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।